हेलो स्टूडेंट, करियर अड्डा 121 पे आपका स्वागत है। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। आपके एग्जाम को देखते हुए ये वीडियो आप बनाई जा रही है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी लास्ट में आप कमेंट्स करके बताएंगे, और आप अपने सुझाव भी देंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। आज का पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? ठीक है, तो हम सभी जानते हैं अशोक के 14 शिलालेख हुए हैं, और बहुत सारे लघुत्तम शिलालेख हुए हैं, 7 स्तंभ लेख हुए हैं, और बहुत सारे गुहा लेख हुए। गुहा मतलब गुफा लेख, जैसे बादामी की गुफा अभिलेख। उसी के वंशज दशरथ ने बादामी की गुफा को और भी उसमें भी अभिलेख कर लिखवाया है। ठीक है, तो 14 अभिलेख, ठीक है, 14 बृहत्तम अभिलेख हैं, बृहत्तम शिलालेख अभिलेख हैं। ठीक है, जो कि 8 स्थानों पे प्राप्त हुए हैं, 8 स्थानों पे प्राप्त हुए हैं। 7 स्तंभ लेख हैं, 7 स्तंभ लेख हैं। ठीक है, 7 स्तंभ लेख हैं जो कि 7 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से कई सारे लघु प्रस्तर या लघु शिला अभिलेख हैं। ठीक है, प्रस्तर, शिला या पाषाण, कुछ भी कह सकते हैं, अभिलेख हैं। ठीक है, और ये गुफा अभिलेख, गुफाओं में बनाए गए गुफा अभिलेख। ठीक, तो कलिंग विजय किस पे कलिंग विजय पे कौन सा बनाया गया? 13वां। ठीक है, उसने कलिंग विजय के लिए 13वें अभिलेख में बताया है कि कलिंग की विजय के बाद क्या हुआ, और उसने बताया बाद में उसने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद धम्म की नीति उसने अपनाई, जो कि उसके शासन से भी रिलेटेड थी, और व्यक्तिगत धर्म को भी उसने उसमें इंक्लूड किया, और राज्य का या अपने साम्राज्य में भी उसने बौद्ध नीति अपनाई, तो उससे भी रिलेटेड उसने कई सारी नीतियाँ उसने अपनाई। ठीक है, और उसमें इसी 13वें अभिलेख में जब कलिंग की विजय हुई, उसमें बहुत सारा रक्तपात हुआ, बहुत सारे लोग घायल हुए। इसी के उपरांत उसने 13वें अभिलेख में कहा है कि कलिंग की युद्ध के बाद मेरा हृदय परिवर्तित हो गया, मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया, यानी धम्म की नीति अपनाई, और बताया कि जो कलिंग की जनता है मेरे बच्चे हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसने 13वें अभिलेख में बताया। इसी 13वें अभिलेख में अखंड भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में बताया गया, जैसे मिस्र का हो गया। ठीक है, मिस्र का शासक, 5-6 शासकों के, पड़ोसी शासकों के बारे में भी इसी 13वें अभिलेख में दिया हुआ है, इसी 13वें अभिलेख में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि बौद्ध संगीतियां 4 हुई हैं। बौद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 100 साल बाद बौद्ध संगीति शुरू हो गई थी। पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के टाइम में हुई है, अजात शत्रु। दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क। ठीक है, तीसरी कनिष्क के टाइम हुई है। ठीक है, तीसरी किसके टाइम हुई है? कनिष्क के टाइम हुई है। ठीक, इस संगीतिक में अध्यक्ष कौन था, ये आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। पहली संगीति में, दूसरी संगीति में, तीसरी संगीति में और चौथी संगीति में अध्यक्ष कौन था? ठीक है, ये आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि इस संगीति का अध्यक्ष कौन था। हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन के समय में
महासम्मेलन होता था, और ये महासम्मेलन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता था। ठीक है, ये संगीति केवल 4 हुई हैं, लेकिन उसके बाद गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन का शासन हुआ भारत पे, तो उसने महासम्मेलन शुरू किया। ये प्रत्येक 5 वर्ष में होता था, और इसी महासम्मेलन, जो ये 6वां महासम्मेलन हुआ था, 6वां महासम्मेलन हुआ था, इसी में फयान आया था, सॉरी वेनसांग आया था, वेनसांग आया था। ठीक है, इसी में वेनसांग आया था, और इसने इस संगीत में भाग लिया था। ठीक है, और इसने तक्षशिला में भी अध्ययन किया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा सही होता है? काशी, प्रयागराज, अयोध्या या सारनाथ? हमारा आंसर कौन सा सही होता है? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में महासम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? हम सभी जानते हैं कि भूमि पंजीकरण किसके द्वारा होता है। आज के समय में जिसको हम लोग पटवारी या लेखपाल कहते हैं, तो उस समय भी कौन होगा? राज्यपाल होगा, लिपिक होगा, लेखपाल होगा या काजी। तो लेखपाल भी उसी टाइम का है, लेकिन तब काजी के नाम से जानते थे उसको। काजी भी कहीं कहीं ऑप्शन आंसर सही आयोग ने किया हुआ है, क्योंकि यूपी SSC के क्वेश्चन है, तो कहीं कहीं उन्होंने काजी भी सही किया हुआ है। वैसे प्रेजेंट टाइम में लेखपाल, पहले लेखपाल को पटवारी कहते थे। ठीक है, लेकिन अभी भारत की आज़ादी के कुछ साल बाद इसका नाम बदल के लेखपाल रख दिया गया है। ठीक है, आप सभी जानते हैं लेखपाल के एग्जाम भी आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? साहिर लुधियानी की, या सर सैयद अहमद खान की, या सर मोहम्मद इकबाल की, या बहादुर शाह जफर की? सभी जानते हैं, बहुत ईजी है कि ये किसकी रचना है? सर मोहम्मद इकबाल की। ये जो रचना है इनकी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पहली बार उन्होंने कब गाया था? 1905 में लाहौर विद्यालय में, लाहौर के विश्वविद्यालय में इन्होंने पहली बार गाया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस का जो ऑप्शन मैं आपको सॉल्यूशन करा रही हूँ, नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगस्त कथन के विरुद्ध, अच्छा, सेकंड है गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, थर्ड है विंस्टन चर्चिल की प्रतिक्रियावादी उपागम, या फोर्थ है नमक कर के विरुद्ध। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन जब गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन बात चल रही थी, गांधी जी ने 11 सूत्री मांग की, 11 सूत्री मांग की थी गांधी जी ने। ठीक है, जिसमें ब्रिटिशर्स ने मानने से मना कर दिया। तब गांधी जी ने इसके विरोध में दांडी यात्रा शुरू की, दांडी यात्रा शुरू की। ठीक है, ये कब से शुरू की थी? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल तक। ठीक है, 6 अप्रैल को इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, और उसी के विरुद्ध में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो रहा है, नमक कर के विरुद्ध। ये दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी? ये दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी और किस आश्रम से शुरू की गई थी? ये सभी आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? मैनचेस्टर का मतलब यूरोप में स्थित एक शहर है जो कि टेक्सटाइल के लिए फेमस है। तो भारत में, दक्षिण भारत में
मैनचेस्टर क्यों कहा जाएगा? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए कहा जाएगा, कपास उद्योग के लिए कहा जाएगा, जूता उद्योग के कारण कहा जाएगा, या रबड़ उद्योग के कारण कहा जाएगा? किस उद्योग के कारण कहा जाएगा? टेक्सटाइल यानी कपास, कपड़े से, कपास उद्योग के लिए कहा जाएगा। ठीक है। अगर दक्षिण भारत का कोयम्बटूर है तो भारत का कौन सा है? भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कौन सा होगा? कानपुर। ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात, पूर्वी भारत का यूपी लखनऊ, यूपी कानपुर। ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ठीक है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन यूपी के प्रतापगढ़ में होता है, यूपी के प्रतापगढ़ में होता है। ठीक है। मिर्जापुर किसके लिए फेमस है? मिर्जापुर दरी गलीचे के निर्माण के लिए। ठीक है। गलीचा निर्माण के लिए फेमस है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा या मोहाली? चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा या मोहाली? बहुत इजी है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। भारत का 33% निर्यात, आईटी निर्यात बेंगलोर से होता है। ठीक है। कर्नाटक के बेंगलुरु से होता है, तो इसलिए सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले की राजधानी कौन सी है? मार्ले किसकी राजधानी है? अल्जीरिया की, मालदीव की, केन्या की, मॉरिशस की? तो किसकी राजधानी है? केन्या की। किसकी राजधानी है? मॉरिशस की, या मालदीव की, या अल्जीरिया की? किसकी है? मालदीव की। तो देखिए जरा, ये है मालदीव, ये है मिनिकॉय, ये लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार, इस तरह से। ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल, कितने डिग्री चैनल बनाते हैं? 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल। ठीक है। अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल। ठीक है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, और ये है मालदीव। मालदीव की कैपिटल मार्ले है। ठीक है। मालदीव की कैपिटल मार्ले है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या मॉरिशस दे दिया। शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सभी जानते हैं सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग सौरमंडल के ग्रह पढ़ेंगे कौन कौन से। पहला बुध है, मरकरी, पहला बुध।
ठीक है। फिर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा, शुक्र, पृथ्वी, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये बढ़ता चला जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, न्यूटन। ठीक है, इस तरह से ये बढ़ते चले जाएंगे। 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। ठीक है, जिस तरह पृथ्वी अपनी धुरी पे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, उसी तरह बृहस्पति अपनी धुरी पे 10 घंटे पे एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, जिस तरह पृथ्वी एक साल में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, एक साल में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसी तरह बृहस्पति 12 साल में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, पृथ्वी एक साल में लगाती है, बृहस्पति 12 साल में सूर्य का चक्कर पूरा कर पाता है। बृहस्पति अपनी धुरी पे 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है और पृथ्वी 24 घंटे पूरा कर लेती है। ठीक है, बृहस्पति जिस तरह पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, उसी तरह बृहस्पति का उपग्रह 13 उपग्रह 63 उपग्रह हैं। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? बुध, क्योंकि बुध सूर्य के पास है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह बुध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 50? बताइए आप लोग, कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 49। ठीक है, 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थल की वस्तुओं के बारे में दिया हुआ है, उनके संरक्षण या सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो 48 में क्या दिया हुआ है? 48 में दिया हुआ है कृषि पशुपालन, कृषि पशुपालन। कृषि पशुपालन 48A में दिया हुआ है वन एवं वन्य संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, 48 में कृषि पशुपालन का संगठन ये सभी दिया हुआ है। 48A में वन्य एवं मान्य संरक्षण दिया हुआ है, पर्यावरण संरक्षण 49 में, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थल के बारे में दिया हुआ है, और 50 रह गया। 50 कार्य की कार्यपालिका के बारे में, कार्य की कार्यपालिका कार्यपालिका के बारे में है, कार्यपालिका के कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी या बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1981 में, 1982 में, 1985 में या 1989 में? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? इंडिया एक्ट
इंडिया एक्ट 1981 के तहत 1982 में एक्सिम बैंक की स्थापना हुई थी। ये बैंक की स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि हमें भारत में कुछ वस्तु की जरूरत भी पड़ती है, और भारत में जब किसी वस्तु का ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, अधिशेष बच जाता है, तो उसका निर्यात भी करना पड़ता है। ठीक है, तो आयात और निर्यात करने के जो लेन देन होगा वो किस बैंक के थ्रू होगा? एक्सिम बैंक। और उससे हमें लोन लेना है, जो भी इस तरह की जितनी भी आर्थिक क्रियाविधि होती हैं वो इसी बैंक के थ्रू होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है? ठीक है, रासायनिक परिवर्तन किस किस में होता है? पटाखों का जलना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, कपड़े का सुखाना, पानी में चीनी का घुलना। तो कौन कौन सा होता है बताइए। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं देखिए। जब किसी पदार्थ में भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक अवस्था, ठीक है, किसी भी पदार्थ की भौतिक और रासायनिक दोनों अवस्था में जब परिवर्तन हो जाता है तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही बनना, ठीक है, क्योंकि पहले वो दूध था तब उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों ही अलग थे, लेकिन जैसे वो दही बना तो उसके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों ही चेंज हो गए। तो इस तरह से रासायनिक परिवर्तन होता है। जब किसी पदार्थ का भौतिक अवस्था में परिवर्तन तो हो जाए लेकिन रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, जैसे कोई लकड़ी का बंडल ले लें और उससे हम कोई फर्नीचर बना दें, तो उसकी भौतिक अवस्था का परिवर्तन तो हो गया। पहले वो बंडल था या लकड़ी का दख्ता था या लकड़ी की लंबी लंबी सी प्लाई ले ले, उससे फिर फर्नीचर बना। पहले वो प्लाई या ऐसे नॉर्मल अपनी अवस्था में थी, फिर उससे वो फर्नीचर बना दिया कि उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तन हुआ, लेकिन वो पहले भी लकड़ी थी अभी भी लकड़ी है, तो उसका रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया रासायनिक परिवर्तन किसमें होता है? पटाखों का जलना या मैग्नीशियम तार का गर्म होना या कपड़े का सुखाना, पानी में चीनी का घुलना। कौन सा होगा बताइए आप लोग। पटाखों का जलना, ठीक है, पटाखों का जलना, क्योंकि जो पटाखे होते हैं जलने के बाद राख बचती है। ठीक है, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, फिर से वो मैग्नीशियम उसी फॉर्म में मिल जाएगा। कपड़े का सूखना, कपड़े हम गीले हैं, पहले गीले अवस्था में थे फिर सूखी अवस्था में हो गए, कपड़े तो नहीं चेंज हुए ना, कपड़े वही हैं, तो ये भी भौतिक परिवर्तन हुआ। पानी में चीनी का घुलना, पानी तो वही है, पहले नॉर्मल पानी था, चीनी घुलने के बाद पानी में मीठापन आ जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन हुआ। और फिर क्योंकि चीनी को फिर से अलग किया जा सकता है पानी से, इसलिए भी भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? फेदोमीटर, यूडियोमीटर, बैरोमीटर या पेरिस्कोप? हम सभी जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। किस चीज का यूज किया जाता है? फेदोमीटर का होगा, यूडियोमीटर को होगा, बैरोमीटर को होगा, किसका होगा? फेदोमीटर, गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का यूज होगा। किसका होगा? फेदोमीटर का। तो यूडियोमीटर का क्या यूज होता है? गैस के लिए, गैस मापने के लिए। ठीक है, गैस के मापने के लिए। बैरोमीटर के लिए वायुमंडलीय दाब, बहुत इजी है, ये सभी जानते हैं कि बैरोमीटर का यूज वायुमंडलीय दाब नापने के लिए होता है। ठीक है, पेरिस्कोप टेलीस्कोप दूर की वस्तु को देखने के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, ये सभी आप लोग नोट करते जाइएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन क्या है हमारे? ए गोल्डस्टेन, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड। हम सभी जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टोन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टोन ने, ठीक है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज, लेकिन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। तो खोज किसने की थी? गोल्डस्टेट ने की थी, लेकिन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया है, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है, न्यूट्रल होता है ना ये, न्यूट्रॉन की खोज की है, तो इसमें कोई साइन नहीं लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हास्य गैस क्या है? हास्य गैस क्या है, जिसे लॉफिंग गैस भी कहते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? नाइट्रिकम, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अम्ल की बात कर रहा है पहला, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ये होता नहीं है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड ये भी नहीं होता है, तो ऑप्शन हमारा फोर्थ बचता है, क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये गैस रंगहीन होती, गैस तो रंगहीन होती है ज़्यादातर, लेकिन इसको सूंघने के बाद व्यक्ति अचेतना में चला जाता है और बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, ठीक है। अगर ऐसा कभी किसी के साथ हो जाता है तो उसको खुली हवा में ले जाना चाहिए, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना चाहिए। इस ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो ऑक्सीजन के परिवर्तित होने पे आदमी अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अचेतना में चला जाता है वो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, या विटामिन डी की कमी से? तो सभी लोग जल्दी से बताइए किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। इसमें लोगों को रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। रिकेट्स मतलब ये कुपोषण, बच्चों में कुपोषण या सूखा रोग हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए बी सी डी का रासायनिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित की जाती है? इंटरनेट पे कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार की जाती है? अच्छा, जब किसी कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस को जोड़ने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है तो हमें कोई ना कोई एड्रेस चाहिए होता है। जैसे कि कहीं हम जाते हैं या कभी कोई फॉर्म भरते हैं तो अपनी आईडी ज़रूर बताते हैं, या कहीं एंट्री करनी होती है अपनी आईडी बताते हैं। इसी तरह जब हम कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं तो हमें आईडी ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर की आईडी ज़रूरत पड़ती है, तो उस आईडी को आईपी एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले 3 डिजिट होती हैं, फिर डॉट, फिर 3 डिजिट होती हैं, फिर डॉट, फिर 3 डिजिट होती हैं, फिर डॉट, फिर लास्ट में फिर 3 डिजिट होती हैं, ठीक है।
ये डिजिट कुछ भी हो जाती है, बाइट में होती है, ठीक है। तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले आईपी वर्जन 4 चल रहा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इतना ज़्यादा नेटवर्क का यूज़ हो रहा है तो इसका नया वर्जन IP6 आ गया है, IP वर्जन 6 आ गया है, ठीक है। ईमेल एड्रेस का यूज़ होता नहीं है, स्ट्रीट एड्रेस का यूज़ होता नहीं, यूज़र आईडी का होता नहीं है, तो IP एड्रेस हमारा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश में वह कौन से एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र क्षेत्र कौन सा है जहां तांबा पाया जाता है, बांदा, मिर्जापुर, ललितपुर या बुंदेलशहर। तो कहाँ पे पाया जाता है, ये ललितपुर में पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है, ललितपुर में, ठीक है। ये किस फॉर्म में, ये किस तरह से वहाँ, वैसे भी यूपी में मिनरल्स तो बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन पूरे भारत के देखते हुए यूपी में लास्ट में दक्षिण यूपी के इधर साइड में पाए जाते हैं, सोनभद्र, ललितपुर, झांसी इधर साइड में ही, जहाँ थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है वहीं पे माइनिंग होती है, ललितपुर में ये पाए जाते हैं। ललितपुर में तांबे के क्षेत्र पाए जाते हैं, ललितपुर में कहाँ पे, सोनसाई क्षेत्र में, सोनसाई क्षेत्र में, सोनसाई क्षेत्र में, ठीक है ना। तो ये तांबा किस फॉर्म में या किस तरह से पाया जाता है चट्टानों में, ये चट्टानों में आग्नेय एवं परतदार चट्टानों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। चट्टानों में आग्नेय या परतदार चट्टानों में जमा रहता है, ठीक। ललितपुर में यूरेनियम के भी स्रोत पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो मिर्जापुर कालीन के लिए, ठीक है, कालीन, मिर्जापुर कालीन के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान संबंधित है, भाजी अनुसंधान संस्थान संबंधित है, तो किससे संबंधित है, मुंबई से, जबलपुर से, वाराणसी से या मऊ से, किससे रिलेटेड है, वाराणसी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अप्रैल दिसंबर 2020 के दौरान केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि हुई है, तो कितनी वृद्धि हुई है, 33.1%, 24.1%, 25.1% या 22.1%, तो कितने परसेंट वृद्धि हुई है, आर्थिक समीक्षा। ये समीक्षा किसके द्वारा होती है, आर्थिक समीक्षा, इस समीक्षा को क्या कहते हैं, आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा, जिसमें कितने परसेंट वृद्धि हुई है, 24.1, जिसमें 24.1 वृद्धि हुई है, आर्थिक समीक्षा 2021 के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है बागवानी उत्पादन में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित की गई है, ठीक है। तो 19-20 में कितना परसेंट हुआ था, 19-20 में 320 दशमलव समथिंग मिलियन टन हुआ था, ठीक है, बागवानी उत्पादन का 19-20 में 1920 दशमलव समथिंग मिलियन टन उत्पादन हुआ था। वहीं 2020-21 में कितना उत्पादन हुआ था, बागवानी उत्पादन कितना हुआ था, 1929 दशमलव समथिंग मिलियन टन हुआ था लगभग। कितना परसेंट बढ़ा, लगभग 9,
लगभग 9 मिलियन टन बढ़ गया, मिलियन टन बढ़ गया, लगभग 9 मिलियन टन बढ़ गया। ठीक है, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग 2.93% बढ़ा है। ठीक है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग 2.93% बढ़ा है। यहाँ से आप चाहें तो निकालें 9/320 × 100, इस तरह से करके आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कुल बागवानी फसलों का क्षेत्र वर्ष 19-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कितने मिलियन हेक्टेयर हुआ था। पहले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बागवानी उत्पादन क्या हुआ है, कितने % हुआ या कितने टन में हुआ था। इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, 19-20 में क्या था, उसके बाद 20-21 में क्या हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन दिया गया हम देखते हैं। पहले में क्या है, 28.23 मिलियन हेक्टेयर है, दूसरे वाले में 20.48 है, तीसरे में 26.48 है, लास्ट में क्या है 27.23 मिलियन हेक्टेयर है। तो कितना मिलियन हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा है, कितने मिलियन क्षेत्र बढ़ गया है, 27.23। ठीक है, ये उत्पादन क्षेत्र बढ़ गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, इसका चयन कीजिए। ये किसके बारे में दिया हुआ है, विशेष इस्पात के लिए उत्पादन का संबंध प्रोत्साहित योजना से संबंधित है। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है, विशेष इस्पात का एक मूल वर्धित इस्पात है। ठीक, सेकंड कौन सा है, उक्त योजना से 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार समेत 5,25,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। थर्ड क्या है, इस योजना का क्रियान्वयन 5 वर्षीय अवधि में किया जाएगा। अच्छा, तो पहला ऑप्शन विशेष इस्पात एक मूल वर्धित इस्पात है। ठीक है, ये भी सही है हमारा। दूसरा कह रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से तो 68,000 लोगों को मिलेगा, लेकिन उसमें इंक्लूडेड और भी लोग कितने हैं, 5,25,000 की बात कर रहा। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है, ये भी दिया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन 5 वर्ष के लिए है। हाँ, ये भी 5 वर्ष के लिए है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, और चौथे में क्या दिया, उपयुक्त कथन सभी सही है। तो इस तरह से हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में मैंने कुछ करंट के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए थे, क्योंकि आपके बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं जिसमें आपके करंट के क्वेश्चन भी हेल्प करेंगे। और आपसे उम्मीद है कि आप लास्ट के 6 मंथ्स के करंट के क्वेश्चन जरूर पढ़ते जाएंगे, और जो आज की वीडियो में पढ़ाया गया उसके भी आप नोट्स अच्छे से बनाएंगे, और जो आपको ये कोई होमवर्क दिया गया है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।